हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th और ये भी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है और चैप्टर 1 का 9th नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आज हमको पढ़ना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। साथ में क्या बताइए, विथ काइंड्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अब आज के क्वेश्चन में हम ये जानते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और साथ में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू एंश्योर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली जिसको आप इंस्टॉल करते हो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एक सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन किया जाता है जिसका उद्देश्य ये होता है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कंप्यूटर कितने अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है या कंप्यूटर की कार्य कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके साथ में ही बनाया जाता है। ठीक है, तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो बेसिकली अपने कंप्यूटर में, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसके साथ में ही संलग्न होकर आपके कंप्यूटर में आता है। फिर हमने लिखा है मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर आर परफॉर्म बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के अधिकतर फंक्शंस जो हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाउनलोड किया, अब मान लो उसके बाद आपने वीडियो चलाया, आपने कोई सॉन्ग चलाया तो आपको साउंड मिल गया, ऑटोमेटिक जो वीडियो है वो आपने चला लिया। तो बेसिकली क्या है, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है ना, उसने आपको ये फंक्शन प्रोवाइड किया है और ये फंक्शन उसने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया कि आप गाने सुन सकते हो, कोई पिक्चर देख सकते हो, मूवी देख सकते हो। ओके, सो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये आपके कंप्यूटर में कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपके कंप्यूटर पे कार्य करने को जो सरल बनाते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। देखिए, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये तो आप जान गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संलग्न होकर आता है। ठीक है, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही संलग्न होकर आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सबके कंप्यूटर सिस्टम पे या कह लीजिए कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही प्रकार के यूटिलिटी सिस्टम काम करते हैं। बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर उसी प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है और वो उसी तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि विंडोज 10 का जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसमें जैसा भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वैसे ही आप 7 में भी करा देंगे, यानी विंडोज 7 में भी करा देंगे, तो ऐसा नहीं है। विंडोज 7 का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग है, वो अपने अलग हिसाब से काम कर रहा है, और 10 का है तो 10 का अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो ये जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है दैट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यदि अलग अलग हैं यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके के वो बने हैं, जिस तरीके का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ठीक है, यानी हर प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करते हैं। सम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कम इन बिल्ड in the operating system, example Windows Disk Cleanup Tool, Windows Defender, etc. ठीक है, तो कुछ तो हमने यहाँ पे दो नाम दे दिए, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो नाम हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं कि दो टूल ऐसे हैं जो अधिकतर आपके हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाते हैं। जैसे कि विंडोज डिस्क क्लीनअप टूल, यानी आप जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो डिस्क क्लीनअप टूल आपको मिल जाता है। विंडोज डिफेंडर, ठीक है, ये एक एंटीवायरस होता है और ये भी आपको जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो विंडोज़ का तो उसमें आपको विंडोज़ डिफेंडर मिलता है। ये अधिकतर आपका जो नया वर्जन आया है 10 का 11 इनमें तो होते ही होते हैं ये। ठीक है, विंडोज़ डिफेंडर ये एंटीवायरस होता है और ये आप जान लीजिए ना। आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया पहला होता है आपका फाइल मैनेजमेंट टूल, दूसरा एंटीवायरस,
तीसरा डिस्क मैनेजमेंट टूल, कंप्रेशन टूल, डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल एंड बैकअप टूल। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, यानी यहाँ यूँ कह लीजिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम है। और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये जो भी आपको इतने भी नाम दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टूल है ना, यानी ये सारे के सारे टूल क्या है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे के सारे टूल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संलग्न होकर ये सारे के सारे टूल आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाते हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। ठीक है, चलिए आइए अब इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लेते हैं कि ये सारे टूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो पहला आता है फाइल मैनेजमेंट टूल। इसमें हमने लिखा है ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा आप स्टोर करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, तो बेसिकली स्टोर करने के लिए क्या करते हो, आप उस डेटा को सेव करते हो ना। तो जब आप सेव करते हो यानी आप क्या बना रहे हो, उसकी एक फाइल बना रहे हो। ठीक है, तो जो भी डेटा आप सेव करते हो ना, वो बेसिकली फाइल के फॉर्म में ही सेव होता है। ठीक है, ना सेविंग दिस फाइल्स ऑन द कंप्यूटर कीप्स द इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड। ठीक है, आपने जो फाइल में डाटा को सेव कर दिया है, इसका मतलब आपने अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया ना। तो अब इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर कौन कर रहा है बेसिकली, तो इस इंफॉर्मेशन यानी फाइल के अंदर जो डाटा आपने लिखा है, जो डाटा आपने सेव किया है, उसको सिक्योर बना है फाइल मैनेजमेंट टूल। यानी आपकी फाइल को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने लिखा है दिस फाइल्स आर मेंटेन इन द कंप्यूटर बाय द फाइल मैनेजमेंट टूल। ठीक है, यही वाली बात है जो भी हमने बोल दी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन या डाटा जिसको आप कंप्यूटर में सेव करते हो, ये फाइल के फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, और फाइल मैनेजमेंट टूल क्या करता है कि फाइल की सुविधा आपको प्रदान करता है कि आप फाइल के अंदर डाटा को स्टोर कर दो, फाइल के अंदर डाटा को सेव कर दो, और साथ ही साथ में आपका डाटा सिक्योर रहे, ये भी फाइल मैनेजमेंट टूल की जिम्मेदारी होती है। फिर हमने लिखा है देयरफॉर द फाइल मैनेजमेंट टूल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी कारण जो फाइल मैनेजमेंट टूल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें फाइल मैनेजमेंट टूल नहीं है, तो आप फिर अपनी फाइल को सेव नहीं कर पाओगे, यानी आप अपने डाटा को सेव नहीं कर पाओगे, सिक्योर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल फाइल मैनेजमेंट टूल ही होता है, जो कि आपकी फाइल को मैनेज करके रखता है। फिर हमने लिखा है फाइल मैनेजमेंट टूल्स इंक्लूड द मोस्ट यूज्ड फाइल मैनेजमेंट टास्क लाइक सर्च, अपडेट, ब्राउज एक्सेट्रा। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट टूल आपने देखा भी होगा, आपने अपने कंप्यूटर में सर्च की होगी फाइल, जैसे कोई फाइल है आपको पता नहीं कि सी ड्राइव में है कि डी ड्राइव में कि ई में, तो आप उसको सर्च कर लेते हो, है ना। तो बेसिकली जो सर्च है, आपकी फाइल को कौन सर्च कर रहा है, वो फाइल मैनेजमेंट टूल ही सर्च कर रहा है। ठीक है, आप अपनी फाइल को अपडेट कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई फाइल सेव कर दी, अब आप उसमें कुछ एडिट कर रहे हो, एडिट करने के बाद आप दोबारा से उसको सेव कर देते हो, तो आपकी फाइल सेव हो जाती है ना। आप कितनी बार चाहो उसको एडिट कर दो, उसमें कोई चीज़ हटा दो, कोई चीज़ जोड़ दो, तो हटाने और जोड़ने के बाद आप फिर से सेव करोगे तो फिर से सेव हो जाएगी। तो ये भी कौन करा रहा है, फाइल मैनेजमेंट टूल, यानी आपकी फाइल को अपडेट कराने की जिम्मेदारी भी फाइल मैनेजमेंट टूल ही उठा रहा है। ब्राउज, है ना, जैसे कि कोई फाइल आपको ओपन करानी है, तो ब्राउज का एक फीचर होता है जिसके द्वारा आप फाइल को क्या करा लेते हो, ओपन करा लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके के फाइल मैनेजमेंट टूल जो है आपको सर्विसेज प्रदान करता है ना। अब हम बात कर लेते हैं एंटीवायरस की, कि एंटीवायरस क्या होता है। तो देखिए, एंटीवायरस तो नाम जनरली आपने सुना ही होगा कि वायरस को रिमूव करने के लिए काम में आता है। तो ये जो एंटीवायरस है, ये भी क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑटोमेटिक ही अपना काम करने लगते हैं, है ना। आपको उन्हें बताना नहीं पड़ता कि भैया अब मुझे फाइल सेव करनी है, तो फाइल मैनेजमेंट टूल को आप बुला कर लाओगे, ऑटोमेटिक जैसे ही आप सेव करने जाओगे अपनी फाइल को, फाइल मैनेजमेंट टूल काम करने लग जाएगा। अब एंटीवायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, तो आप उसको बोलते थोड़ी ना कि अब तुम चालू हो जाओ, है ना, यानी एंटीवायरस को आप ओपन थोड़ी ना करते हो कि वायरस आने वाला, एंटीवायरस को हम चालू कर दें। यदि आपने सिस्टम में एंटीवायरस को इंस्टॉल कर रखा है, तो ये जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम चालू करते हो, ऑटोमेटिक ही अपना काम करने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑटोमेटिक ही काम करने लगते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल कौन सा होता है, एंटीवायरस। एंटीवायरस भी क्या एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है। क्या लिखा हमने, एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोवाइडिंग अ वायरस फ्री एनवायरनमेंट टू द यूजर। दिस इज जनरली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस।
ठीक है। जो एंटीवायरस है ये भी एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है जो हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो वायरस फ्री एनवायरनमेंट में काम कर सके या यूजर को एक वायरस फ्री एनवायरनमेंट प्रदान करे जिसमें यूजर उसमें अच्छे से कार्य कर सके। ठीक है। तो जो एंटीवायरस होता है वो जनरली किस लिए यूज किया जाता है कि हम हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचा सके। फिर हमने लिखा है अ वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉयज एंड करप्ट द कंप्यूटर। ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वायरस के बारे में बता देते हैं कि वायरस क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं वैसे तो कि जो वायरस है वो क्या होता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को क्या करता है, करप्ट करता है, यानी खराब कर देता है। The work of the antivirus is to detect the virus, send notification to the user and secure the computer by taking the required action। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एंटीवायरस उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि जो वायरस उसको डिटेक्ट करे, वायरस को डिटेक्ट करके वो यूजर को नोटिफिकेशन भेजे कि आपके सिस्टम पे वायरस अटैक कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा करने से वो क्या करता है, सिस्टम को क्या करवाता है, सिक्योर करवाता है आपके द्वारा, यानी आपको बताता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। ठीक है। वो आपसे कुछ पूछता भी है कि भाई हम इस तरीके का एक्शन ले लेंगे, जो फाइलें वायरस से इन्फेक्टेड है क्या हम इसको आने दें, यदि आप अलाउ करते तो वो आने देता है, अदरवाइज नहीं आने देता है ना। तो बेसिकली जो एंटीवायरस है वो वायरस को डिटेक्ट करता है और आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या एक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी ना। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क मैनेजमेंट टूल में हमने लिखा है डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है। अब डिस्क मैनेजमेंट टूल होता है जो कि बेसिकली डिस्क को मैनेज करता है। डिस्क कौन सी होती है, आपने सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम में एक हार्ड डिस्क होती है ना। तो इस तरीके की जो डिस्क आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है उसको मैनेज करने के लिए डिस्क मैनेजमेंट टूल का यूज किया जाता है। ठीक है। अब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ऐसा नहीं होगा जिसमें हार्ड डिस्क ना हो, हार्ड डिस्क तो होगी, अगर हार्ड डिस्क नहीं होगी तो आप डाटा कहाँ सेव करोगे। ठीक है। तो उस डाटा को सेव करना आपको हार्ड डिस्क में ही पड़ेगा, तो हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए डिस्क मैनेजमेंट टूल का यूज होता है। तो इसी कारण, क्योंकि हार्ड डिस्क हर कंप्यूटर सिस्टम में मिलेगी, इसलिए ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क मैनेजमेंट टूल का यूज किया जाता है। यानी जितने भी वर्जन्स आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, उन सब में डिस्क मैनेजमेंट टूल तो होता ही होता है। Disk management tool enables one to manage different drives in the computer such as flash drive, optical disk drive and hard disk drive। ठीक है। जो डिस्क मैनेजमेंट टूल होता है ये हर प्रकार की ड्राइव को मैनेज करता है कंप्यूटर की, मीन्स हार्ड डिस्क को भी मैनेज करता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यानी कि यदि आपने सीडी और डीवीडी इनका यूज़ किया तो उसको भी मैनेज करेगा। फ्लैश ड्राइव यानी कि आप अगर ये जो पेन ड्राइव वगैरह होता है इनका यूज़ करते हो तो उसको भी क्या करता है, डिस्क मैनेजमेंट टूल ही क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है। तो जो भी डिस्क आप यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर में वो सारी चीज़ें वो सारी डिस्क मैनेजमेंट टूल के द्वारा ही मैनेज की जाती हैं ना। फिर हमने लिखा है दिस टूल आल्सो इनेबल्स यूजर टू मैनेज द पार्टीशंस एसोसिएटेड विथ दिस ड्राइव्स। ये जो टूल है यानी डिस्क मैनेजमेंट का टूल है, यही यूजर को अलाउ करता है कि वो अपने डिस्क को क्या कर दे, पार्टीशन में मैनेज कर दे। जैसे आपने देखा होगा ना CDE आपके पास अलग अलग ड्राइव्स होती हैं, आपने पार्टीशंस बना रखे होते हैं, है ना। आपके लिए सुविधा हो जाती है ना, आप कोई फाइल C में स्टोर करते हो, कोई D में, कोई E में, अपने अकॉर्डिंग आप स्टोर कर देते हो। तो ये जो बेसिकली जो पार्टीशन बनते हैं डिस्क के, ये भी कौन बनाता है, डिस्क मैनेजमेंट टूल ही बनाता है। मीन CDE जो भी आप ड्राइव बनाते हो ना, वो सारे पार्टीशंस कौन बनाता है, डिस्क मैनेजमेंट टूल बनाता है ना। अब हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन टूल की। तो कंप्रेशन टूल क्या करता है, नाम से समझ में आ रहा है कि फाइल को क्या करता है, कंप्रेस करता है, यानी कि छोटा करता है। ठीक है ना। क्या लिखा हमने लिखा है स्टोरेज स्पेस इज ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम विद कंप्यूटर, वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिड्यूस द साइजेस ऑफ द फाइल्स। ठीक है। देखिए कंप्यूटर सिस्टम है, कोई सा भी मीन्स कंप्यूटर सिस्टम ले लो या कोई भी मोबाइल सिस्टम ले लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी आती है, स्टोरेज की आती है। कि स्टोरेज कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी उतना डेटा आपका अच्छे से स्टोर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और जितनी कम होगी आपको उतनी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो स्टोरेज स्पेस जो है एक बहुत बड़ी समस्या होती है सभी कंप्यूटर सिस्टम्स में। तो हम इसके लिए ट्राई करते हैं, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्राई करता है
कि जो फाइलों का साइज है वो क्या कर दे, वो कम कर दे। ठीक है, फाइलों का साइज कम कर देगा तो जो जगह है मेमोरी में वो बन जाएगी ना अच्छी, यानी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो अच्छी हो जाएगी यदि वो फाइल का साइज कम करता है तो कंप्रेशन टूल क्या करता है, आप जो भी फाइल कंप्यूटर में सेव करते हो उसके फाइल को कंप्रेस कर देता है। फिर हम लिखा कीपिंग इनफ फ्री स्पेस इन द सिस्टम आल्सो इंश्योर दैट द कंप्यूटर वर्क्स वेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर में जितनी अच्छी इनफ स्पेस होगी वो ये श्योरिटी देती है, यानी ये सुनिश्चित कराती है कि आपका कंप्यूटर उतने ही अच्छे तरीके से कार्य को करेगा। जैसे कंप्यूटर को आप फॉर्मेट कर देते हो, है ना, तो फॉर्मेट करने के बाद कंप्यूटर का कार्य कितना अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो डाटा है वो पूरा साफ हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टोरेज जो है आप जिसको उसका खाली रखोगे, जितना कम स्टोरेज सिस्टम में रखोगे कंप्यूटर उतना ही अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो कंप्रेशन टूल क्या करता है, आप जो फाइल को स्टोर करा रहे हो ना उसका साइज कम कर देता है ताकि स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर कर सके और फ्री स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा यूजर को मिल सके। The compression tools are used to reduce the storage space taken by different file on the computer. ठीक है, तो जो कंप्रेशन टूल है वो किस लिए यूज किया जा रहा है, ताकि वो फाइल के साइज को क्या कर सके, कम कर सके, ताकि जो स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर की वो कम से कम यूज में आए। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्रेस और डिकम्प्रेस अ फाइल इन दी कंप्यूटर। तो इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर होता है ये फाइल के साइज को कंप्रेस और डीकम्प्रेस करने में मदद करता है, यानी ये फाइल के साइज को कंप्रेस भी कर देता है, कम भी कर देता है, और यदि आप चाहते हो कि नहीं भाई हमें तो ओरिजिनल साइज चाहिए तो वो डीकम्प्रेस भी कर देता है, मीन्स ओरिजिनल साइज में वापस भी ले आता है। ना डिस्क क्लीनअप टूल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है डिस्क क्लीनअप टूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विंडोज 98, यानी जो डिस्क क्लीनअप टूल है ये विंडोज 98 के टाइम पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ लेटर दिस सॉफ्टवेयर वाज प्रोवाइडेड और टू ऑल अदर रिलीजेस बाय विंडोज। ठीक है, और बाद में नए विंडोज 98 के बाद जितने भी वर्जन आए सब में डिस्क क्लीनअप टूल का यूज होने लगा। फिर हमने लिखा है द डिस्क क्लीनअप टूल इज यूज टू डिलीट द फाइल्स इन द कंप्यूटर दैट आर नो मोर नेसेसरी टू द यूजर। ठीक है, सो डिस्क क्लीनअप टूल जो है नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्क को क्लीन करने का काम करता है। तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है, यदि कंप्यूटर में कोई फाइल यूज में नहीं आ रही, लंबे समय तक यूज में नहीं आ रही, तो उस फाइल को क्या कर देता है, वो डिलीट कर देता है, या ऐसी फाइल जो कि कंप्यूटर के लिए जरूरी नहीं है उन फाइलों को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, फिर हमने लिखा डिलीटिंग द अनयूज्ड फाइल्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्टोरेज स्पेस एंड आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द पेस ऑफ वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। सो जो अनयूज्ड फाइल है उनको डिलीट करने से क्या फायदा होता है कि जो स्टोरेज स्पेस है वो काफी अच्छी मिल जाती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है, कंप्यूटर का जो वर्क है वो काफी अच्छे से होने लगता है। ठीक है, ठीक है, अब बात ये आती है कि कौन सी फाइलों को डिलीट कर देता है, कैसे कंप्यूटर समझता है। देखिए क्या होता है, जनरली आप जैसे इंटरनेट चलाते हो ना, तो जब इंटरनेट पे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो उसके साथ में कुछ फाइल्स होती हैं जो कि आपके सिस्टम में आ जाती है। ठीक है, अब वो फाइलें रखी हुई हैं यूज में, तो आपके आ नहीं रही, जैसे आपने इंटरनेट से कोई वेबसाइट खोली तो कुछ फाइल्स डाउनलोड हुई, सॉरी कुछ फाइल्स आपके सिस्टम में आके बैठ गई, स्टोर हो गई या सेव हो गई, है ना, अब वो तो आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो डिस्क क्लीनअप टूल क्या करेगा, ऐसे कि वो फाइलें हैं आपके काम में नहीं आ रही है, लंबे समय तक आपने उनका यूज ही नहीं किया, तो उन फाइलों को ऑटोमेटिक क्या कर देती है, हटा देती है। ठीक है, या फिर आप भी चाहो कि हमारे सिस्टम में स्पेस ज़्यादा हो जाए तो डिस्क क्लीनअप टूल का यूज़ करके आप ऐसी फाइलों को क्लीन कर सकते हो जो कि बहुत लंबे समय तक से यूज़ में नहीं आई है या आपके लिए अनयूज्ड है। आप कई बार ये चीज़ मोबाइल सिस्टम में तो देखी होगी कि जब भी आप क्लीन करने जाते हो डाटा, वो कहता है ना, कंप्यूटर मोबाइल बताता है कि भाई स्टोरेज फुल हो रहा है तो आप क्लीन कर दो, तो उसमें आपको कई बार बताता है कि ये फाइलें जो लंबे समय से यूज़ नहीं करी आपने, ये एप्लीकेशन से जो लंबे समय से यूज़ नहीं करी, बताता है ना। तो इसी तरीके से डिस्क क्लीनअप भी होता है जो कि लंबे समय से जो भी आपकी अनयूज्ड फाइल हैं या जिनको आपको यूज़ नहीं करना है, जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, उन फाइल्स को क्या करता है, क्लीन करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर का। ठीक है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर में थ्योरी पढ़ने से पहले जान लीजिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर की आवश्यकता हमको क्या पड़ती है, यानी फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रैगमेंटेशन होता क्या है। देखिए क्या होता है, जब आप कोई भी डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हो तो डाटा क्या होता है,
स्टोर होता चला जाता है मेमोरी में। जैसे आपने 3 MB की फाइल स्टोर की तो बड़ी आसानी से 3 MB की फाइल यहाँ पर आके स्टोर हो गई। फिर आपने 2 MB की स्टोर की तो यहाँ पे आके 2 MB की फाइल स्टोर हो गई। फिर आपने सपोज 7 MB की कोई फाइल स्टोर की तो 7 MB की फाइल यहाँ पे आके स्टोर हो गई। ठीक है, फिर आगे चल के मान लीजिए आपने कोई 8 MB की फाइल स्टोर की तो 8 MB की फाइल यहाँ पर आकर स्टोर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए क्रम। सपोज फिर आपने 5 MB की फाइल स्टोर की तो यहाँ पे आके 5 MB की फाइल भी 5 MB की फाइल भी आके क्या हो गई, स्टोर हो गई, है ना। फिर सपोज आपने कोई 3 MB की फाइल स्टोर की, सपोज 3 MB की फाइल यहाँ आगे स्टोर हो गई। ठीक है, अब इन केस सपोज आगे चले और आगे चल के आपने कहा कि भाई ये जो 2 MB की फाइल है ये बिना मतलब में है हमारे कंप्यूटर में, हमें इसे डिलीट करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस 2 MB की फाइल को क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। तो जब आपने यहाँ से 2 MB की फाइल को डिलीट कर दिया तो ये स्पेस क्या हो गई, खाली हो गई, है ना। कितनी स्पेस खाली हो गई है, 2 MB की। ठीक है, अब सपोज ऐसे ही आप आगे चले और आगे चल के आपको ऐसा लगा कि ये जो 8 MB की फाइल है ये भी सपोज आपके कोई मतलब की नहीं और आपने इस 8 MB की फाइल को भी क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ये स्पेस भी खाली हो गई। अब क्या हो रहा है कि ये जो आपको इस तरीके का जब मेमोरी लोकेशन दिख रहा है जो कि अव्यवस्थित ढंग से भरा हुआ है, यानी कहीं डाटा है मेमोरी में, कहीं डाटा नहीं है मेमोरी में, तो कितना अव्यवस्थित है ना ये। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे सपोज 2 MB की जगह खाली है और यहाँ पे आई थिंक हमारी कितनी थी, 8 MB की कोई फाइल रखी हुई थी, है ना शायद, तो 8 MB की जगह यहाँ से खाली हो गई। अब इस केस में क्या होता है, सपोज मान लीजिए कोई आगे चलकर 10 MB की फाइल आती है मेमोरी में। ठीक है, अब जो 10 MB की फाइल आएगी बेसिकली अब इसके लिए कंप्यूटर क्या करेगा, इस 10 MB फाइल को कोशिश करेगा जो खाली जगह है ना यहाँ पे स्टोर कर दे। अब पूरी 10 MB की जगह तो उसको यहाँ पर मिल नहीं रही जो खाली पड़ी है, लेकिन टुकड़ों में उसको 10 MB की जगह मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन यदि हो गई तो अब प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो 10 MB की फाइल है इसके 2 टुकड़े कर देगा। एक तो बना देगा 8 MB की और एक बना देगा 2 MB की, और फिर वो क्या करेगा, 8 MB को तो यहाँ पे स्टोर करवा देगा और जो 2 MB की फाइल है उसको यहाँ पर स्टोर करवा देगा। तो एक तरीके से जो फाइल है उसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए, विखंडन हो गया फाइल का। तो ये विखंडन होना कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, ध्यान रखिएगा, विखंडन जो होता है फाइल का वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब इस विखंडन के कारण क्या हो रहा है, ये जो फाइल है वो अस्त व्यस्त हो गई ना, यानी उसके टुकड़े इधर उधर जाने कितनी जगह पे बट गए। मान लीजिए और भी बड़ी होती, ये 15 MB की होती मान लीजिए, और इस तरीके से 15 MB की जगह टुकड़ों टुकड़ों में होती, तो जहाँ भी जैसी भी जगह होती उतने टुकड़ों में ही बढ़ जाती। मान लीजिए 15 MB की है तो 8 और 2 की तो बच गई। मान लीजिए ऐसे कहीं 3 MB की जगह खाली होती तो भाई एक तीसरा टुकड़ा और होता है जो कि 3 MB का होता है, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता, फिर 2 MB कहीं और जाके स्टोर हो जाता, यही होता ना एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब यदि कोई फाइल टुकड़ों में बट गई तो उस पर काम करना कितना मुश्किल हो रहा है ना, मुश्किल हो ही जाएगा सीपीयू का, सीधी सी बात है भाई। प्रोसेसर जब भी इस फाइल पे काम करेगा, सपोज ये जो फाइल है जो टुकड़ों में बट रही है, सपोज इसका नाम है एबीसी। ठीक है, यूजर को कभी भी एबीसी फाइल पे वर्क करना पड़ा, उसने कंप्यूटर से बोला है कि भाई मुझे एबीसी फाइल तुम ओपन करके दो, उसने डबल क्लिक किया एबीसी फाइल पे, तो प्रोसेसर क्या करेगा ऐसी कंडीशन में कि भाई वो क्या करेगा, जो एबीसी नाम की फाइल को उसको मेमोरी के जितने भी लोकेशन पे अलग अलग लोकेशन पे रखी हुई है वहां से लेकर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रोसेसर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, कि फाइल जो है इसको इधर उधर सब दूर से पहले तो ढूंढना कि भाई इसके किस किस लोकेशन पर रखी हुई है, फिर वहां से उसको कलेक्ट करना, फिर व्यवस्थित करके यूजर को देना। ठीक है, तो इस तरीके का जब फाइल का विखंडन हो जाता है तो अब हम यूज करते हैं इसमें डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल का, या इसको हम डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल क्या करेगा, जो ये हमारा अव्यवस्थित क्रम में डाटा स्टोर है ना, इसको क्या कर देगा, वो व्यवस्थित कर देगा। ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल क्या करेगा बेसिकली, जैसे कि 3 MB की फाइल तो रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस खाली हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 MB की स्पेस खाली हो गई थी और जो 7 MB की फाइल है वो तो यहाँ पे रिसेट कर ही रही है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसमें मत जाना कि थोड़ा सा स्पेस मैंने बड़ा बना दिया, बन गया है ना, कंप्यूटर पे थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जगह खाली थी, यहाँ पे 7 MB की नहीं, यहाँ पे जगह खाली है। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है तो यहाँ पे 8 MB की जगह खाली है।
पे 5 MB की फाइल रिसाइड कर रही है, आगे चले तो 3 MB की फाइल रिसाइड कर रही है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल क्या करेगा, इस सारे डाटा को व्यवस्थित कर देगा। यानी ये 2 MB की जगह है ना, इसको यहाँ से क्या कर देगा, ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट फाइल जो भी आ रही है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। मीन्स यहाँ पे ये जो हमारी 7 MB की फाइल यहाँ थी ना, उसको क्या कर दिया इसने, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसी के आगे कंटिन्यूस क्रम में उसने क्या किया, नेक्स्ट फाइल जो भी है ना, अगर ये खाली है ना 8 MB की, तो यहाँ पे कोई 8 MB की फाइल है तो वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया। अदरवाइज ये जो 5 MB की फाइल है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 7 के बाद। फिर 2 MB की फाइल है, उसको वो क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। यानी आप समझ गए ना, जो अव्यवस्थित क्रम में जो इधर उधर फालतू फाइलें पड़ी हुई हैं, उनको डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या कर रहा है, एक साथ एक कंटिन्यूस लोकेशन में लाता जा रहा है। और फिर जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे ना फाइल के, उन सब टुकड़ों को इकट्ठा करके मतलब एक पूरी फाइल बना के, यानी उसने 10 MB की फाइल पूरी तैयार करके, और फिर इसके बाद जो भी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन उसको मिलेगा, वहां पे वो 10 MB की फाइल को क्या कर देगा, यहाँ पर रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसको 10 MB की लोकेशन खाली पूरी मिल गई, तो 10 MB की फाइल को वो यहाँ पर रख देगा। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन ने बेसिकली क्या किया, जो खाली खाली स्पेस थी उनको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, और जो फाइलें टुकड़ों में बटी हुई थी उन फाइलों को भी एक बना दिया, और एक बना के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करा दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से अब प्रोसेसर का काम कितना सरल हो गया, है ना। सारी फाइलें अरेंज हो चुकी हैं, यानी रीअरेंज हो चुकी हैं दोबारा से। अब प्रोसेसर को जरूरत है उस फाइल को लेने की, तो फटाफट जाएगा, ABC नाम की फाइल, पता है उसको कि भाई ये 10 MB की फाइल जो है वो इस लोकेशन पर रखी हुई है, एक साथ इसको ले लिया। अब उसे इधर उधर सब कुछ ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या करता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में फाइलों का विखंडन हो जाता है, उस विखंडन को क्या करता है, वो इकट्ठा करता है, ठीक है। यानी जो भी फाइलें इधर बटी हुई हैं उनको इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके एक व्यवस्थित क्रम में उसको सेट कर देता है। साथ ही साथ में जो भी खाली स्पेस है उसको क्या कर देता है, वो यूज कर देता है। यानी यहाँ पे वहां पे जो भी फाइल आनी चाहिए, है ना, जितनी भी स्पेस है उसके हिसाब की जो भी फाइल उसको मिलती है, वो उस जगह पे उस लोकेशन पे सेट कर देता है। यानी एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन तैयार करता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन काम करता है। चलिए इसकी थ्योरी जान लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एक्सेस स्पीड बाय रीअरेंजिंग द स्कैटर्ड फाइल, स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई फाइल, इन अ डिस्क स्टोर्ड ऑन कंटिन्यूस लोकेशन, ठीक है। जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है ये भी क्या एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और ये क्या करता है, स्पीड यानी डाटा को या मेमोरी में से डाटा को एक्सेस करने की जो स्पीड है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कैसे करेगा, अभी आप देखते आए हो कि क्या करेगा, वो जो फाइल है उनको अच्छे से रीअरेंज कर देगा, है ना। यानी जो बिखरी फाइलें थी उनको रीअरेंज कर देगा। जब बिखरी फाइलें रीअरेंज हो गई तो जो एक्सेस करने की स्पीड है इस प्रोसेसर की वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और जो बिखरी हुई फाइल थी उसको इकट्ठा करने के बाद उसको एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में सेट भी कर दिया था उसने। अभी हमने एग्जांपल देखा है ना डायग्राम के द्वारा, ओके। सो ये हमने यहाँ पे बताया कि जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, CPU की मेमोरी में से डाटा को एक्सेस करने की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, किसके द्वारा, बाय रीअरेंज कर देता है, किसको, स्कैटर्ड यानी जो बिखरी हुई फाइल है उनको रीअरेंज कर देता है। कहाँ पर, इन अ डिस्क यानी जो भी मेमोरी है, जो भी हार्ड डिस्क है वहाँ पे उसको क्या कर देता है, प्रॉपर अरेंज कर देता है, ठीक है। इन अ डिस्क स्टोर्ड ऑन कंटिन्यूस लोकेशन, ठीक है। तो जो डिस्क है उसमें क्या करेगा, एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में जो बिखरी हुई फाइल थी उनको क्या कर देगा, सेट कर देगा या स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर हमने बताया कि आखिर ये जो फाइलें ये बिखर क्यों जाती हैं, तो अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा ही है डायग्राम के द्वारा, तो हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। हमने लिखा है, जनरली व्हेन समबडी यूजेस अ कंप्यूटर, लार्ज फाइल आर ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एंड गेट स्टोर्ड इन नॉन कंटिन्यूस लोकेशन इन द कंप्यूटर। अभी हमने देखा कि जनरली क्या होता है, जब भी यूजर कोई बड़ी फाइल को स्टोर कराता है कंप्यूटर में, तो वो फाइल क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, और छोटे छोटे में टुकड़ों में बढ़ने के बाद वो क्या करती है, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में, यानी कहीं पर भी जहाँ भी उसे जगह मिल रही है वहाँ पे वो उस फाइल के छोटे छोटे टुकड़े जाके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो ऐसा करने पे क्या होता है, दिक्कत काफ़ी आती है ना, जो प्रोसेसर उसको काम करने में दिक्कत आती है, यानी डाटा को एक्सेस करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, ये जो फाइलें इधर उधर बिखरी पड़ी है उनको रीअरेंज कर देता है, और रीअरेंज करके उनको एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में रख देता है।
हमने यहाँ पे बताया है कि जो हमने यहाँ पे चीज़ बताई ना कि जो फाइल है वो बेसिकली क्या नॉन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा लेटर व्हेन द यूजर ट्राइज टू फाइंड द फाइल्स द एक्सेस स्पीड स्लो डाउन ड्यू टू द फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो यही वाली बात हमने यहाँ पे बता दी कि भाई अगर नॉन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में यानी इधर उधर सारी फाइलों का विखंडन हो गया तो उसको यूजर जब चाहता है कि ये वाली फाइल ओपन होकर उसके सामने आ जाए तो जो प्रोसेसर है उसको उस फाइल को एक्सेस करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि फाइल जाने कहाँ का लोकेशन पे पड़ी हुई है ना, तो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग लोकेशन पे पड़े हुए हैं, तो उनको कलेक्ट करके एक करना, फिर यूजर को शो कराना उस फाइल को, तो प्रोसेसर का काम इसमें बहुत बढ़ जाता है। तो जो स्पीड है प्रोसेसर की वो क्या हो जाती है इसमें धीमी हो जाती है यानी स्लो हो जाती है। फिर हमने बताया द डिस्क डिफ्रैगमेंटर टूल ट्राई टू फाइंड दिस फाइल असेंबल देम एंड पुट देम इन कंटिन्यूअस लोकेशन। ठीक है, तो जो फाइलें उधर उधर पड़ी हुई थी यानी इधर उधर रखी हुई थी मेमोरी में, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन टूल ट्राई करता है कि जो भी डेटा रखा हुआ है मेमोरी में उसको क्या कर दे वो प्रॉपर तरीके से असेंबल कर दे, यानी एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में सारे डेटा को अच्छे से सेट कर दे, और जो फाइल विखंडित पड़ी हुई है इधर उधर यानी उसके जो टुकड़े पड़े हुए हैं इधर उधर उनको एक कर दे और एक करके किसी एक पर्टिकुलर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में असाइन कर दे। ये डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का काम होता है। ओके, नाउ अब आता है हमारे पास बैकअप टूल। तो हमने यहाँ पे लिखा है द बैकअप in the system has to create a copy of files, database and folder। बैकअप टूल का काम होता है कि आपकी जो भी फाइल है, जो भी आपका डेटाबेस है, आपके फोल्डर है, उसकी एक कॉपी को वो स्टोर करे अपने पास। ठीक है, द बैकअप सॉफ्टवेयर इज टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोवाइडेड बाय ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इट एंश्योर्स दैट देयर इज अ कॉपी अवेलेबल व्हेन अ फाइल इज लॉस्ट। ठीक है, सो जो बैकअप टूल होता है ये अधिकतर हर प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है, और ये टूल क्या करता है आपका जो डाटा है उसकी क्या रखता है अपने पास एक कॉपी रखता है, ताकि इनकेस कभी भविष्य में आपकी कोई फाइल लॉस्ट भी हो जाए तो आप बैकअप टूल जो है वो आपको वो वाली फाइल प्रोवाइड कर दे। Therefore, this is an important software that saves us when we lost data accidentally। तो बैकअप टूल एक बहुत ही अच्छा टूल है हमारे पास, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा क्या किया जाता है हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बैकअप टूल है वो हमको सेव करता है कि कभी हमारे एक्सीडेंशियल केस में यदि कोई फाइल लॉस भी हो जाती है तो हम बैकअप टूल के द्वारा उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और ये अधिकतर हर प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।